Good morning, students. Welcome back, students. Today we will discuss about chapter number 5th of history, When People Rebel, 1857 and After. तो इस चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. First of all, students, we will see the topics which we will cover today. सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर में क्या चीज है. देन हम पॉलिसीज एंड द पीपल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पर हम तीन चीजों को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नवाब लॉसेस देयर पावर. जो नवाब से उनकी पावर को लॉस हो गया, मीन्स उनकी पावर खत्म हो गई. नेक्स्ट वन इज द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पीजेंट्स और सिपाही के साथ क्या करते थे. पीजेंट्स और सिपाही जो थे, आपका सिपाहीज जो थे, दे आर डिसएग्री या डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स. वो लगातार उनसे गुस्सा थे, तो उन सब रीजंस को देखेंगे. एंड रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स, मीन्स ब्रिटिश पीपल का जो ने रिफॉर्म्स किए थे उनके प्रति हमारे इंडियन सिटीजन का क्या रिस्पॉन्स था. इन सब चीजों के बारे में इस जो टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल, इसमें डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी कुछ किया, लोगों के दिल में उसके लिए प्रति क्या था. मीन्स क्या जो पीपल थे वो उनके फेवर में थे या उनके अगेंस्ट थे. इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ मुटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. मुटिनी इट मीन्स अ रिवोल्ट, अ प्रोटेस्ट. एक प्रोटेस्ट जो है वो किस प्रकार से एक बहुत बड़ी क्रांति, एक रिबेलियन, एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, एक क्रांति कैसे बनती है, कैसे विद्रोह बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मेरठ में वो स्टार्ट होता है और दिल्ली तक वो चलता है. देन जो रिबेलियन था वो किस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैल जाता है, इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब ये रिबेलियन होता है, जब ये प्रोटेस्ट होता है, तो कंपनी उसके खिलाफ किस प्रकार से प्रोटेस्ट करती है, कंपनी किस प्रकार से रिस्पॉन्स देती है, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. एंड देन इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है इंडिया के अंदर, इन सब चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 1857 के रिवोल्ट की बात करता हूं, दिस इज द फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया. इंडिया के अंदर सबसे पहला इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए एक रिवोल्ट माना गया है. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इससे पहले चैप्टर में या इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं. इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे वी विल स्टडी द आउटरेक ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. मीन्स हमारे इंडिया के पीपल जो अलग अलग प्रजाति, आप कह सकते हो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते थे, अब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो सब के सब व्यक्ति जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे. उनके गुस्से का क्या कारण है और वो गुस्सा किस प्रकार से भड़कता है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस रीजन को देख लेते हैं. बिकॉज दे वर फेसिंग द सप्रेशन एंड द हार्डशिप ड्यू टू द पॉलिसीज मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड इवन द चेंजेस मेड बाय देम इन देयर पॉलिसीज देयर आफ्टर. मीन्स सबसे बड़ा जो रीजन था कि ब्रिटिश पीपल की जो भी पॉलिसीज थी, उन सब की वजह से हमारे इंडियन पीपल एक्सप्लॉइट किए जाते थे. उनको विभिन्न प्रकार की हार्डशिप, यू कैन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था. उसके बाद उन्होंने जो भी चेंजेस किए, हमारे जो भी पॉलिसी बनाई और उन पॉलिसी से जो भी चेंजेस आया, वो सब चेंज हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. तो ये सबसे बड़ा बेसिक रीजन था कि चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो हर एक व्यक्ति जो था वो ब्रिटिशर से खुश नहीं था. उनसे वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से गुस्सा था. तो वो गुस्सा जो है वो इस रिवोल्ट के रूप में निकल के आता है. तो उसी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस. So students, first of all we will discuss about the policies and the people. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई और पीपल के प्रति क्या रिस्पॉन्स थे, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था, वी हैव स्टडीड दैट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, और जिनका प्रभाव पीपल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंडियन पीपल थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा. तो ब्रिटिश पीपल ने विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाई, जैसे कि हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, आप कह सकते हो सब्सिडी अलायंस के बारे में पढ़ा था. इनसे पिछले जो चैप्टर्स के अंदर वो सब चीज डिस्कस की थी. तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई गई, वो सब जो थे वो इंडियन पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही थी. इवन दीज पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे हैड अफेक्ट ऑन द डिफरेंट पीपल. मीन्स एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, मीन्स हर एक बैकग्राउंड के व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ा. चाहे हम किंग की बात कर ले, क्वींस की बात कर ले, सिपाहीज की बात कर ले, पीजेंट्स की बात कर ले, हर एक व्यक्ति के ऊपर ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी उनका बुरा ही प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा. सो दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज दीज पॉलिसीज वर अगेंस्ट देयर राइट्स एंड सेंटिमेंट्स.
इसीलिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कारण क्या था कि जो पॉलिसी उनके द्वारा बनाई गई थी वो पॉलिसी किसी ना किसी तरीके से उनके राइट्स को छीन रही थी, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती थी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, रेसिस्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया ब्रिटिशर के खिलाफ। तो वही चीज हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नवाब्स लॉसेस देयर पावर। मीन्स हमने पॉलिसी एंड पीपल के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर डिस्कस किया था कि डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल उनसे प्रभावित थे जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। तो सबसे पहले हम नवाब की बात करते हैं, किंग की बात करते हैं कि किस प्रकार से उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली अगर मिड 18th सेंचुरी की बात करता हूं, द किंग्स हैड सीन देयर पावर डिटेरियोरेटिंग किंग थे वो देख रहे थे कि उनकी पावर लगातार डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। इवन अथॉरिटी उनकी खत्म होती जा रही है। दे वर लॉसिंग देयर अथॉरिटी आल्सो। धीरे धीरे उनकी अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी। हमेशा क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सब व्यक्तियों के पास एक रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया था जो सब्सिडी अलायंस आप कह सकते हो साइन किया करते थे। और ये रेजिडेंट हमेशा क्या करता था, ये रेजिडेंट हमेशा ब्रिटिश पीपल का फेवर करता था। So residents were appointed in many states and the king were not allowed to keep their army। और किंग के पास ये भी नहीं था कि वो अपनी आर्मी को अलाउ कर सके, अपने पास आर्मी रख सके। मैक्सिमम उसकी जो पावर थी, मैक्सिमम जो उसकी टेरिटरी थी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इवन मैनी किंग्स एंड क्वींस ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। बहुत सारे जो किंग और क्वीन थे उन्होंने कोशिश की कि वो अपने आप को सेव कर सके और अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। एग्जाम्पल में आप क्वीन लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर लीजिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा था, और उस लैप्स की जो नीति थी उसके अंदर क्या था कि अगर आपके पास आपका नेचुरल हेयर है, इट मींस आपकी जो संपत्ति है उसके पास जाएगी। अगर आपके पास अडॉप्टेड सन है उसके पास नहीं जाएगी। तो क्वीन लक्ष्मीबाई के पास भी अडॉप्टेड सन था, तो इसी वजह से उसको लीगल हेयर नहीं माना गया था, तो उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसे ही नाना साहिब जो थे, अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, उन्होंने कोशिश की कि जो उनके फादर की पेंशन है उनको दी जाए एज ए लीगल हेयर, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो पावरफुल थी। तो इस तरीके से चाहे हम नवाब की बात करें, चाहे किसी व्यक्ति की बात करें, हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से प्रभावित था। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से किंग जो थे वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को खत्म करते जा रहे थे, उनकी अथॉरिटी खत्म होती जा रही है। आगे देख लेते हैं। अवध was the last territory to be annexed in 1801। ब्रिटिशर्स imposed subsidiary alliance there। अगर मैं अवध की बात करता हूं तो अवध सबसे पहली, आप कह सकते हो सबसे लास्ट टेरिटरी ऐसी थी जो कि 1801 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू सब्सिडी अलायंस अपने राज्य में मिला ली थी। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सब्सिडी अलायंस, कोई भी इंडियन रूलर्स अपने पास कोई भी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता। वो ब्रिटिश की आर्मी की हेल्प लेगा अगर उसे जो रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए उस चीज के लिए उसे एवरेज में कुछ पेमेंट पे करनी पड़ेगी मेंटेनेंस के लिए। 1857 के अंदर उन्होंने अवध को अपने राज्य में मिलाया। उन्होंने क्या प्रीटेक्स्ट दिया, उन्होंने दिया कि टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट जो है, मिस गवर्नमेंट हो रही है, मिस गवर्नमेंट जो है अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रही है। तो लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि इसके लिए उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि प्रॉपर मैनर से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके। When the company even tried to deteriorate the authority of the Mughals, मुगल की जो अथॉरिटी थी उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने आगे क्लियर कर दिया गया कि मुगल के नेम के ऊपर सिक्के भी नहीं बनेंगे। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया गया था। इवन 1849 के अंदर गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट एम्परर माने गए हैं मुगल एम्पायर के, तो उनको अब रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया जाएगा। अब वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। और 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिक्लेयर कर दिया था कि मुगल किंगडम हैड कम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह एंड हिज सक्सेसर वुड नॉट बी नोन एज ए प्रिंस और नॉट इवन किंग। मींस 1856 में ये बात डिसाइड भी कर दी गई थी कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड कर दिया था कि मुगल जो किंगडम है, आगे बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट किंग माने जाएंगे। इसके बाद अगर उनके कोई भी उत्तराधिकारी होते हैं, ना तो वो प्रिंस कहलाए जाएंगे, ना ही उनको राजा का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाई जिनका प्रभाव किंग के ऊपर पड़ा, जिनका प्रभाव राजाओं के ऊपर पड़ा। तो देख सकते हो कि किस प्रकार की पॉलिसीज थी ये। नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, पीजेंट्स एंड द सिपाही। मींस ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जिनका प्रभाव पीजेंट्स के ऊपर गलत पड़ता है और सिपाही के ऊपर गलत पड़ता है, इनको डिस्कस करते हैं। इफ यू थिंक अबाउट द कंट्री साइड, द पीजेंट्स एंड जमींदार, उनके ऊपर हैवी टैक्स लिया जाता था, उनसे हैवी रेंट लिया जाता था।
और रेंट और टैक्स लेने की बात अलग थी, बट उनके जो मेथड थे कलेक्ट करने के, दे आर टू मच हार्श। मीन्स वो बहुत ज्यादा गलत थे, बहुत ज्यादा कठोर थे। इवन बहुत सारे व्यक्तियों को क्या करना पड़ा, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा ताकि वो वहां से कर्ज लेकर उन टैक्सेज को पे कर दे। और सिचुएशन और ज्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि वो सब जो व्यक्ति थे अब वो पैसा मनी लेंडर को नहीं चुका पाते थे, तो उस सिचुएशन में उनसे जमीनें भी छीन ली गई। ये सिचुएशन जो थी पीजेंट्स के ऊपर पड़ गई। द इंडियन सिपाही, अब हम इंडियन सिपाही के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। किससे रिलेटेड? ना तो उनको सैलरी प्रॉपर मिलती थी, इवन अगर सेम रैंक है तो आपकी जो सैलरी होगी वो डिफरेंट होगी। मीन्स अगर एक रैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट का है और उसी सेम रैंक के ऊपर कोई इंडियन सिपाही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यक्ति को पैसे ज्यादा मिलेंगे, सैलरी ज्यादा मिलेगी। इवन अगर हम बात करते हैं इंडियन सोल्जर की अपेक्षा, अलाउंस की बात करते हैं, भत्ते की बात करते हैं, वो भी इसके भी अंदर डिफरेंसेस था। इवन सर्विस की कंडीशंस भी अलग अलग हुआ करती थी। और सम ऑफ द न्यू रूल्स वर आल्सो अगेंस्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट। और इनमें से कुछ रूल ऐसे बना दिए गए थे जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म पहुंचाते थे। अब वो रूल देख लेते हैं कैसे है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, उन दिनों में एक चीज आ गई थी कि दे हैव टू क्रॉस द सी। अब ये क्वेश्चन आ गया था कि उनको सी को क्रॉस करना पड़ेगा, एज दे हैड द मिथ ऑफ द लॉसिंग ऑफ देयर रिलीजन इफ दे क्रॉस्ड द सी। वहां पर सिचुएशन ये थी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से समुद्र को पार करता है तो उसका जो धर्म है वो खतरे में पड़ सकता है। So when in 1824 they were asked to cross the sea to go Burma, उन्होंने सिंपली रिजेक्ट कर दिया। तो सिपाही जो थे वो रेडी थे कि लैंड रूट के माध्यम से आप हमें बर्मा में ले जाइए, डजंट मैटर, हम जाने के लिए तैयार है, बट सी के माध्यम से नहीं जाएंगे। इसके लिए इवन सिपाहियों को क्या करना पड़ा, सीवियर पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। और 1856 के अंदर कंपनी ने एक नया रूल पास कर दिया, अगर कोई भी इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी का पार्ट बनना चाहेगा तो उसे ओवरसीज की सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए वो पहले एग्री करेगा, देन उसको जॉब दी जाएगी। तो एक तरीके से जो उनके नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म पहुंचा रहे थे, हर्ट कर रहे थे। सिपाही जो थे दे वर आल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर रीजन ऑफ द बिहेवियर। मीन्स उनके साथ जो बड़े जो सीनियर जो सिपाही थे उनके साथ जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। इवन मैक्सिमम जो सिपाही थे वो कहां से बिलोंग करते थे, कंट्री साइड से बिलोंग करते थे। दे आर द मेंबर ऑफ द पीजेंट फैमिली। तो यही वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ के प्रति जो था वो गुस्सा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। मीन्स पीजेंट्स के अंदर बढ़ता जा रहा था, सिपाहियों के अंदर बढ़ता जा रहा था। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन थे जिसकी वजह से जो पीजेंट्स और सिपाही जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो भी उनसे किसी न किसी तरीके से मुक्त होना चाहते थे। ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, इसके बारे में देखते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके अंदर बहुत सारी सोशल इविल्स है, लाइक कुछ ऐसे कानून बनाए गए जहां पर सती प्रथा को रोक दिया गया, इवन विडो को रीमैरिज के लिए बोल दिया गया कि विडो शुड बी रीमैरिज्ड, ऐसी कुछ बातें की गई। तो लिटरेचर था इंडियन कल्चर का, उसको भी पुराना माना गया, उसको भी अनवर्दी माना गया, उसको भी ओल्ड माना गया। और एक ब्रिटिश राइटर ने तो क्लियर कट कह दिया, द एंटायर लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड अरब इट इज इक्वल टू वन सेल्फ ऑफ द बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बात तक एक ब्रिटिश राइटर ने बोल दी कि पूरा का पूरा जो इंडिया का लिटरेचर है और पूरा का पूरा जो अरेबियन लिटरेचर है, अगर उन सबको टोटल कर दिया जाए तो इंग्लिश लिटरेचर की एक सेल्फ, एक छोटी सी अलमारी जितना है। केवल इतनी बात बोल दी गई। इंडियन टुक दीज रिफॉर्म्स एज द ऑफेंस ऑफ देयर कल्चर। अब इंडियन पीपल ने इसको क्या माना, इंडियन पीपल ने माना कि जो ये रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है, ये उनके कल्चर को खत्म करने की बात की जा रही है, उनके हेरिटेज को खत्म करने की बात की जा रही है। इवन कंसीडर देम एज ए सुबॉर्डिनेट या सुबॉर्डिनेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड अपोज देम। उन्होंने देखा कि वो उनको सुबॉर्डिनेट मान रहे हैं, तो उन्होंने उनको अपोज करना शुरू कर दिया। ये सब चीजें जो थी वो ब्रिटिश जो इंडियन पीपल थे वो इन रिफॉर्म्स को इस तरीके से देखने लगे। स्टूडेंट्स, तो ये था रिस्पॉन्स रिफॉर्म्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये सब जो चीज हुई थी, इन सब चीजों के प्रति हमारे जो इंडियन पीपल थे उनका क्या मानना था। उनका अगर मैं मानने की बात करता हूं तो पीपल थॉट दैट द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम।
मीन्स हमारे इंडियन पीपल का ये विचार आ चुका था कि इंग्लिश पीपल अब हिंदू और मुस्लिम को खत्म करना चाहते हैं और टोटल होल पॉपुलेशन को दे वांटेड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। मीन्स वो क्रिश्चियन धर्म में उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये हमारे लोगों का मानना था। ये हम आप कह सकते हो इंडियन पीपल की सोच बन गई थी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज ही ऐसी थी जो कि किसी ना किसी प्रकार से उनको डिससेटिस्फाई कर रही थी, किसी न किसी प्रकार से गुस्सा कर रही थी, किसी न किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो हमारे इंडियन पीपल की ये सोच बन चुकी थी, ये धारणा बन चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, आ मुटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया, तो वहां पर डिस्कस करने से हमें ये पता चला कि चाहे हमारे किसी भी बैकग्राउंड की बात करते हैं इंडिया के अंदर, या इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो हर एक वर्ग जो था किसी ना किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। कारण क्या था? क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो किसी ना किसी तरीके से हर एक व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करने की बात कर रही थी। पुरानी जो पावर थी वो खत्म हो गई थी। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, पुरानी पावर खत्म हो चुकी थी राजाओं की, पीजेंट्स को हावी टैक्स देना पड़ते थे, जमींदार जो थे उनकी पावर खत्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति, चाहे हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, वो किसी ना किसी प्रकार से उनसे डिससेटिस्फाइड थे। तो इस तरीके से अब एक छोटा सा रिबेल ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके माध्यम से होता है, और वही एक पॉपुलर रिबेलियन बनता है, रिबेलियन में कन्वर्ट होता है, और बाद में जाकर जो फर्स्ट वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया ये माना जाता है। तो उसी चीज को देख लेते हैं किस प्रकार से एक मुटिनी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट या रिबेलियन बनता है, एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। 1857 मई के अंदर क्या होता है? अ मैसिव रिबेलियन स्टार्टेड अगेंस्ट द कंपनी इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ इन इंडिया। यू कैन से इंडिया के अंदर एक नया प्रयास शुरू होता है, एक मैसिव रिबेलियन स्टार्ट होता है, और जो इसका इंस्टेंट रीजन था, अब आपने सोशल रीजन पढ़ लिए, इकोनॉमिकल रीजन पढ़ लिए, और आप कह सकते हो इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इंस्टेंट रीजन की बात करेंगे। अब यहां पर हम इंस्टेंट रीजन की बात करेंगे कि कोई भी अगर रिबेलियन होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसके पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अथॉरिटी उन्होंने हर एक तरीके से अपने पास ले ली थी। इकोनॉमिकल वैनेस से अगर मैं बात करता हूं, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी चलाई कि हमारे यहाँ के काम धंधे सब बंद हो चुके थे, तो ये इस प्रकार की इकोनॉमिकल पॉलिसी उन्होंने चलाई थी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सोशल पॉलिसी की बात करता हूं, तो धर्म परिवर्तन तक की बात आ गई थी, विभिन्न प्रकार के रिलीजियस मैटर्स के अंदर उन्होंने इंटरफेयर कर दिए थे। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टेंट रीजन, जो कि चिंगारी का काम करेगा उस फ्यूल के अंदर, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उस समय में एक नई राइफल, इनफील्ड राइफल जो थी वो शामिल की गई थी, और ऐसा माना जाता था कि उसके अंदर जो कार्टिज है, उसको पहले उसके अंदर पहले मुंह से पिन निकालते हैं, और उसके बाद उसको उसके अंदर डालते हैं। और अब उस कार्टिज के बारे में एक रिम्यूर फैल चुकी थी, एक अफवाह फैल चुकी थी कि वो काऊ और पिग की फैट की बनी हुई है, जो कि एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं थी, क्योंकि वो उनके रिलीजियस मैटर को हर्ट करती है। तो यही कारण है कि जिस वक्त सिपाहियों के ऊपर द यूज ऑफ द कार्टिज ग्रीस को अप्लाई किया गया, मीन्स कार्टिज को आपको यूज करना है, तो वो चीज एक तरीके से बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटीमेंट के आधार पे बना, और इस तरीके से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका था। एक तरीके से वो एक इंस्टेंट रीजन बन गया था। सिपाही mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of the society rose up in rebellion. अब सिपाहियों ने जो था वो प्रोटेस्ट कर दिया। शुरुआत हुई आपकी मेरठ से, बट वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैलने लगा। पहले सिपाहियों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद अदर मेंबर्स ने किया। एंगर अगेंस्ट हाई टैक्स, डिसरप्शन ऑफ द क्राफ्ट एंड ट्रेड, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द नोबल पीपल, और जो रिम्यूर फैल चुकी थी सिपाहियों के बीच में, वो 1857 के इस रिवोल्ट का कारण बन चुका था। अब यही 1857 का रिवोल्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सबसे पहले हुआ था, और जिसके अंदर सबसे पहले मैक्सिमम पीपल ने पार्टिसिपेट किया। एक ह्यूज रिवोल्ट वो कन्वर्ट हो गया था। अब देखते हैं किस प्रकार से वो मेरठ में शुरू हुआ और वो दिल्ली तक चला। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली की बात करते हैं। ऑन द 29th मार्च 1857 मंगल पांडे, जो कि एक यंग सोल्जर था, उसे डेथ करार दी गई। कारण क्या था? क्योंकि उसने बैरकपुर के अंदर अपने ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी थी। ठीक है। रीजन क्या था? क्योंकि उसको बोला गया था कि आप ये कार्टिज जो है उसका यूज करो, क्योंकि ये कार्टिज जो है वो ये कार्टिज आपको इनफील्ड राइफल में भरनी है।
पर जब मंगल पांडे को पता चला कि वो चीज क्या है, वो उसके सेंटिमेंट को हर्ट करे, क्योंकि दैट इज मेड ऑफ यू कैन से पिग एंड काउ मीट, तो इस वजह से उसने उसको प्रोटेस्ट किया और उस सिचुएशन में उसने क्या किया, सोल्जर्स को मार दिया, जिस सिचुएशन के अंदर उसको पकड़ लिया गया और उसके लिए उसको फांसी की सजा दे दी गई। तो रिबेलियन जो था वो यहां पर स्टार्ट हुआ और ये रिबेलियन यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद जो सोल्जर्स थे उन्होंने अलग अलग जगह पर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब अलग अलग जगह पर जब रिवोल्ट किया गया तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ, सोल्जर्स वर कैप्चर्ड एंड सम ऑफ देम वर पुट इन जेल, उनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर क्या था मेरठ के अंदर, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। उन्होंने क्या किया, वो सीधा मेरठ की जेल में गए और जितने भी इम्प्रिजन सिपाही थे उनको छुड़ा लिया, उनको उनसे निकाल लिया, रिलीज कर दिया। सिपाही रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली, और 10 मई की रात को वो सारे के सारे दिल्ली तक की तरफ चल पड़े और दिल्ली पहुंच गए। The regiment station in Delhi also rose up in rebellion. Even दिल्ली के अंदर भी रिबेलियन शुरू हो चुका था और बहुत सारे जो ब्रिटिश पीपल थे वो मारे गए थे और वहां से जो आर्म और एम्यूनिशन थे, मीन्स आप कह सकते हो वहां पर जितना भी गोला बारूद था वो सब छीन लिया गया था, उस सबको को अपने कब्जे में ले लिया गया था और इवन जो जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मानी जाती थी उनको आग लगा दी गई थी। इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। द सोल्जर्स, अब सोल्जर जो थे वो बहादुर शाह जफर को मिले और वहां पर उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट का जो लीडर होगा वो बहादुर शाह जफर होंगे और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया, अपना राजा घोषित कर दिया। अल्टीमेटली इवन बहादुर शाह जफर को रिबेलियन की इस रिक्वेस्ट को मानना पड़ा और इस तरीके से जो रीजनल रूलर्स थे अब वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो एक तरीके से जो सिपाहियों के द्वारा जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था, अब जो आम जो रूलर्स थे वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, मींस अदर जो वर्ग था वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। तो किस प्रकार से देखिए, वो मेरठ से स्टार्ट होता है और वो दिल्ली जाकर रुकता है। अब रिबेलियन देखते हैं कहां कहां पर फैलता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिबेलियन स्प्रेड्स आफ्टर द ब्रिटिश वर रूट डाउन दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक एंड देन द स्प्लिट मुटिनीज बिगेन। मीन्स जब ब्रिटिश जो थे, जब वो दिल्ली से वहां से भगा दिए गए तो नियर अबाउट एक वीक तक किसी प्रकार का कोई ऐसा अपराइजिंग नहीं हुआ, बट जो प्रोटेस्ट था फिर दोबारा से बढ़ने लगा। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, हर एक रेजिमेंट ने क्या किया, लगातार स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड टुक ऑफ टू जॉइन देयर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट्स इन लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। और इवन जो आर्मी मैन थे उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वहां पर मुटिनी हो रहा था, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड में थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में अपनी आप कह सकते हो सर्विस देने से इनकार कर दिया कि वो वहां पर उनको सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। One by one, the rebels spread to the entire northern area. अलग अलग जो लीडर्स थे जैसे कि नाना साहिब ने कानपुर के अंदर, ब्रिजेश केदार ने लखनऊ के अंदर, इसी प्रकार से उनकी मदर जो बेगम हजरत महल थी या रानी लक्ष्मीबाई थी, उन सब ने अलग अलग एरिया के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया 1857 का। तो उस तरीके से एंटायर नॉर्थन जो इंडिया था उसके अंदर ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा और एंटायर नॉर्थन प्लेन के अंदर बढ़ चुका था। इवन द होल सीन फ्राइटेंड द ब्रिटिश, पूरा का पूरा जो सीन था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी डर गई थी। They started changing notes to the fear. इवन उन्होंने अपने जो सीनियर्स थे उनके पास लेटर्स लिखने शुरू कर दिए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है एंड दे वर टू मच अफ्रेड ऑफ देम, उनसे बहुत ज्यादा डरे हैं। The regional rulers allied with Mughal rulers as they thought that in this way they can restore the authority to rule, which was not possible under the British administration. इवन द रीजनल रूलर्स जो थे उन्होंने मुगल रूलर्स का साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि बहादुर शाह जफर उसके लीडर माने गए थे, तो उनके अंदर उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। क्यों दिया साथ, रीजन क्या था, क्योंकि उनको मानना था कि अगर इस बार वो जीत जाते हैं तो उनको अथॉरिटी मिल सकती है, उनको पावर करने, उनको रूल करने का अधिकार मिल सकता है जो कि अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनको कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एंटायर नॉर्थन प्लेन जो था, या आप कह सकते हो एंटायर नॉर्थन इंडिया जो था, वहां पर जो रिवोल्ट था वो धीरे धीरे फैलने लगा और हर एक जगह पर अलग अलग लीडर्स ने प्रयास किए, प्रोटेस्ट किए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी चुपचाप बैठ गई, कंपनी ने भी उसके रिवर्स में आंसर देने शुरू कर दिए। कंपनी फाइट्स बैक। अगर नॉर्मली बात करते हैं, अब ईवल की कोई पैमाना नहीं था, लगातार बढ़ता जा रहा था।
मीन्स लगातार इसके आप कह सकते हो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते थे. सो दे डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट. तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे इसको खत्म करने के लिए. नए लॉज बनाए गए, बेस्ट जर्नल्स को बुलाया गया, बेस्ट एम्यूनेशन का यूज किया गया, हर एक प्रकार से बेस्ट मेथड यूज किए गए ताकि इस अपहीवल को खत्म किया जा सके. दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया और रिबेल्स को उनको छोड़कर भागना पड़ा सितंबर 1857 के अंदर. मीन सितंबर 1857 के अंदर उन्होंने दिल्ली के ऊपर दोबारा से अधिकार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. और जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर था उसको अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई और उसकी बीवी के साथ उसे रंगून में भेज दिया गया और इवन उसी के सामने उनके 2 बेटों को मार भी दिया गया. तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई. But people continued to resist and battle the British. लगातार वो resist करते रहे. The British had to fight for the 2 years to suppress the massive force of the popular rebellion, and it was in 1859 that they were successful in getting all the rebels suppressed. मीन्स पूरे रिबेलियन को खत्म करने के लिए उन्हें 2 साल लगे. 2 साल वो लगातार प्रयास करते रहे और 1859 के अंदर ये रिबेलियन था टोटली खत्म हो चुका था, खत्म हो गया. British fought back hard, and on other hand, अगर हम बात करते हैं, they tried to win the people's faith. अब वो जीत तो चुके थे. इसके अलावा उन्होंने क्या किया? On the other hand, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब ऐसे प्रयास करने शुरू कर दिए कि वो पीपल के जो आप कह सकते हो विश्वास उनके ऊपर आ जाए. मीन्स 1859 के अंदर वो जीत तो गए थे. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़े से स्टेप्स चेंज करने शुरू कर दिए. इवन लैंडलॉर्ड्स के जो पास अधिकार थे उन अधिकारों को वापस दे दिया गया ताकि वो व्यक्ति भी उनको सपोर्ट कर सके, जिन व्यक्तियों ने उनको सपोर्ट किया था उन व्यक्तियों के लिए. और जो व्यक्ति अगर हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों ने उनका सपोर्ट नहीं किया था उनको भी उन्होंने कहा कि अगर वो आगे फर्दर किसी वाइट पीपल को नहीं मारेंगे या ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो वो उनका भी फेवर करेंगे. ये सिचुएशन भी उन्होंने क्रिएट कर दी थी. तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंजेस अपनी लाइफ में अपनी पॉलिसीज के अंदर लाना शुरू कर दिया इस फाइट के बाद. बट इसके अलावा भी बहुत बड़ा चेंज आता है. उस चेंज को देखते हैं. अगर हम बात करते हैं लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858. लखनऊ के ऊपर अधिकार उन्होंने 1858 में किया. रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो डिफीट हो गई थी और 1858 जून के अंदर मारी गई थी. तात्या टोपे जो थे वो भागकर जंगलों में चले गए. वहां पर उन्होंने ट्राइबल पीपल और पीजेंट्स की हेल्प ली ताकि वो बच सके. बट उनको बाद में पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 के अंदर वो भी मारे गए. The Britishers were able to gain back control over the lost places and try to win back loyalty of the people also. उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने राज्यों को तो अचीव किया ही किया, आम जनता की लॉयल्टी को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करने लगे. For this they announced reward for the loyal holders and with the traditional right over their lands. इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? जिन व्यक्तियों ने उनका साथ दिया था, जिन लैंड होल्डर्स ने उनका साथ दिया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उनका साथ दिया, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड किए, उनको ट्रेडिशनल राइट जो थे उनके वो प्रोवाइड किए. सबसे पहला काम उनका ये था. एंड दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट. और जिन्होंने रिबेल किया था उनके साथ भी थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि अगर वो ब्रिटिश को सबमिट कर लेते हैं, अगर वो ब्रिटिश के सामने अपने घुटने टेक देते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं मारेंगे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं मारेंगे और वो सेफ भी रह सकते हैं. तो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी. बट मैनी ऑफ देम, परंतु उनमें से बहुत सारे जो व्यक्ति थे उन्होंने फिर भी प्रयास किया तो इसीलिए वो व्यक्ति मारे गए. चाहे उनमें कोई सिपाही था, कोई भी रिबेलियन था, कोई भी नवाब या राजा था, तो बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर मारे गए थे जब कंपनी ने दोबारा से रिकैप्चर किया. So now students, we are at the last of the chapter. अब देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा से जितने हिस्से को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था, या आप कह सकते हो रिबेल के दौरान में, प्रोटेस्ट के दौरान में जो हिस्सा उनसे खत्म हो चुका था, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसे रिकैप्चर कर लिया था. उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या पॉलिसी में चेंज करती है, क्या हमारे इंडिया में चेंज आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो उसके आधार पर अगर मैं बात करता हूँ, द ब्रिटिश रिगेन द पावर वंस अगेन. जो ब्रिटिश व्यक्ति थे उनको दोबारा से पावर मिल चुकी थी, बट दिस टाइम दे चेंज सम ऑफ द अदर देयर पॉलिसीज. इस समय उनकी कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आए. अब उनमें से कौन कौन से चेंजेस आए सबसे पहले वो देख लेते हैं. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन द ईयर 1858 व्हिच ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द क्राउन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. सबसे पहले क्या काम हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया 1858 के अंदर, जहां पर अब इंडिया की जो से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी
या इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने का अधिकार होगा वो केवल महारानी को होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। सबसे पहला चेंज ये आया। देन उसके बाद अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। एक सेक्रेटरी बनाया गया, अपॉइंट किया गया जो कि इंडिया की गवर्नमेंट को चलाएगा। एंड ही वाज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, और उसके लिए काउंसिल बनाई जाएगी जो कि उसको एडवाइस देगी। एंड द गवर्नर जनरल जो था अब वो वायसराय के नाम से जाने लगे। मीन्स अब जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की वो चेंज हो गई, अब वो वहां पर उसकी जगह पर वायसराय ऑफ इंडिया आएगा। ऑल द रूलर्स वर एश्योर्ड दैट, अब जितने भी रूलर्स थे उनको एश्योर किया गया कि उनकी टेरिटरी के ऊपर अब कोई भी अधिकार नहीं करेगा, उनकी टेरिटरी उन्हीं के पास रहेगी। अगर उनका अडोप्टेड हेयर भी है तो वो उनको ही मिलेगा, उनकी संपत्ति। किसी भी प्रकार से कोई भी जो ब्रिटिश क्वीन की सुपरमेसी है वो वहां पर क्रिएट नहीं होगी, सॉरी, किसी भी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी प्रकार से वहां पर कुछ चीज भी छीनेगी नहीं। बस कंडीशन एक ही है आपकी कि ब्रिटिश क्वीन की सुपरमेसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, केवल सिंगल ये कंडीशन थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से किसी भी रूलर का कोई भी टेरिटरी छीन नहीं सकती, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। तो ये जो चेंजेस थे वो लाए गए। इसके अलावा इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट, कुछ और चेंजेस क्या किए गए, ये डिसाइड किया गया कि इंडियन सोल्जर का ब्रिटिश आर्मी के अंदर रेशो रिड्यूस कर दिया जाए। ब्रिटिश सोल्जर की संख्या ज्यादा रहे, इंडियन सोल्जर की संख्या कम रहे, ताकि इस प्रकार की रिवोल्ट जो है दोबारा ना हो सके। एंड इवन द सोल्जर ऑफ बिहार, अवध, सेंट्रल इंडिया, इनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गोरखा, सिख, पठान, इन सबको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, इन सबको जॉब दी जाएगी। जो लैंड और प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की वो उनसे ले ली जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सस्पिशियस था, या कह सकते हो था, सस्पेक्ट था, डाउट था कि टोटल रिबेलियन के जो रियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो यही व्यक्ति है। इस वजह से द ब्रिटिश स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द कल्चर एंड कस्टम ऑफ द इंडियन। इसके अलावा ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, जो इंडियन कल्चर थे, इंडियन कस्टम्स थी, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उनके अंदर कोई रिफॉर्म करने की बात नहीं की गई या चेंजेस करने की बात नहीं गई कि वो उन कस्टम्स और रिचुअल्स को मना सकते हैं या अपना सकते हैं इंडियन पीपल। ये सब जो चीजें थी वो कर दी गई। इवन पॉलिसी जो थी वो कुछ बनाई गई जमींदार और लैंडलॉर्ड्स के लिए, जहां पर उनकी लैंड की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी गई कि उनसे किसी भी प्रकार के उनके ट्रेडिशनल राइट जो है वो नहीं छीने जाएंगे। तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, एक नया फेज आ चुका था, और इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रिबेलियन ऑफ 1857 जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, I hope everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.